नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज अमेरिकी अखबारों में दो अलग अलग अमेरिकी अखबारों में दो खबरें आई हैं और वो दो खबरें पढ़कर आप और हम बड़े कायदे से मुस्कुरा सकते हैं। पहली खबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो खबर छपी हुई है सीएनएन में, और सीएनएन ने ये जो खबर छापी है उसमें उसका कहना है, जो हवाला दिया है वो जो खुफिया एजेंसियां हैं अमेरिका की उनका हवाला दिया है, और इस हवाले में ये कहा गया है कि जंग के बाद ईरान और ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब ये खुफिया एजेंसियां कह रही हैं, सीएनएन कह रहा है, सब कह रहे हैं। हम तो अपने चैनल पर पिछले महीने भर से यही बात कह रहे हैं कि इस जंग के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होकर निकला है और ज्यादा ताकतवर होकर निकला है। हालांकि ये जो आकलन है, ये जो खबर छपी है वो कोई ईरान के फेवर में नहीं छपी है, वो ईरान के खिलाफ छपी है। आप जानते हैं नेतन्याहू का वहां की मीडिया में बहुत दखल है, ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत दखल रखती है, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से बहुत दुखी हैं कि ईरान के साथ ट्रंप ने समझौता कर लिया। इसमें मार्क रूबियो का भी नाम शामिल है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, आगे भी कभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। एटॉमिक जो उसका बम बनाने का है उस पर अमेरिका की पूरी बात वो नहीं मानेगा, और अंदर अंदर कभी भी बम बना सकता है। ऐसा हथियार है ईरान के पास जो परमाणु बम से ज्यादा असरकारी है, और साथ में ये कि कभी भी वो यमन के होती विद्रोहियों को, होती जो लीडर्स हैं वहां के, उनसे कहकर बाब अल मंदेब को बंद करवा सकता है। तो ये सारी बातें करके ट्रंप से कहा जा रहा है वहां पर कि डील से वापस लौट जाओ, डील मत करो, लड़ाई दोबारा शुरू करो। ये वही बात है जो नेतन्याहू के मन की बात है। नेतन्याहू चाहता है किसी तरह से डील टूट जाए, इसलिए अमेरिकन एजेंसीज में जो उसके अपने लोग हैं उनके थ्रू वो प्रेशर बना रहा है। आप देखिए, जब ये डील फाइनल होती है तो इसमें किसका रोल देखा आपने? सिर्फ और सिर्फ जेडी वांस का रोल देखा, जो शुरू से इस जंग के खिलाफ है। जितने भी जंगखोर थे अमेरिका के सिस्टम में, या पूरी तरह से नेतन्याहू के लिए काम करने वाले लोग थे, यहां तक कि दो इंटरलोक्यूटर जो भेजे थे पाकिस्तान, जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनका भी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है, साइनिंग में कहीं वो शामिल नहीं है। मार्क रूबियो भी साइनिंग में शामिल नहीं है। ट्रंप ने यह बात समझ ली कि अगर डील करनी है तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कर सकता है जो नेतन्याहू के आदमी नहीं है, जो वाकई अमेरिका के आदमी है, और इसीलिए जेडी वांस के ऊपर भरोसा किया, और इसीलिए ईरान ने भी डील साइन की। स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर के साथ बातचीत करने में ईरान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो एक तो खबर यह आई है जिसका मकसद भले गलत हो, लेकिन खबर सही है कि ईरान जंग के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया है। और दूसरी खबर वो जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, यह खबर आई है राइटर्स के हवाले से, और राइटर्स बता रहा है कि इस समझौते में 300 अरब डॉलर की बात है। 300 बिलियन डॉलर की बात है। आप 300 बिलियन डॉलर, 300 लिखिए और उसके बाद जीरो लगाते जाइए, देखिए कितना लंबा होता है 300 बिलियन डॉलर। अभी तक जो बात आ रही थी वो 24 बिलियन डॉलर की आ रही थी, अब ये बात आई है 300 बिलियन डॉलर की। ये ईरान को दिए जाएंगे। और आप देखिए, पुराने किस्से याद कीजिए, जो बादशाह लड़ाई हार जाता था, जो राजा महाराजा लड़ाई हार जाता था, वो सामने वाले को मुआवजा दिया करता था, सोने की अशरफियां दिया करता था, साथ में चांदी के सिक्के दिया करता था, जो वहां के सिक्के हुआ करते थे वो दिया करता था, और ये सारा माल असबाब मुआवजे में देकर हाथ जोड़कर कहता था कि भाई आप जीत गए, अब ये पैसा लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। इस बार भी ईरान के साथ यही हुआ है। ईरान को 300 बिलियन मुआवजा मिलेगा, और यह मुआवजा उसके यहां की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, महंगाई और बेरोजगारी, दोनों को लंबे समय के लिए दूर कर देगा, ईरान को डेवलप होने का मौका देगा। तो 300 बिलियन डॉलर मैंने आपको बताया कि ईरान को देने की बात है, और सिर्फ बात नहीं है, राइटर्स की खबर यह बताती है कि इसकी आधी रकम यानी कि 150 बिलियन डॉलर पहले ही ईरान को दिया जा चुका है। अब देखिए, शर्म छुपानी है। अमेरिका में जब यह खबर जाएगी कि पैसा दिया है, मुआवजा दिया है, तो अमेरिकी पूछेंगे कि भैया अगर तुमने मुआवजा दिया है तो इसका मतलब ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब मुझे तो देखते नहीं होंगे, लेकिन जो देखते होंगे वो पूछेंगे कि इसका मतलब सही है कि अशोक कुमार पांडे जैसे जो लोग लगातार कह रहे हैं
सीज फायर के बाद से ही लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, वो सही है, क्योंकि मुआवजा हमेशा हारा हुआ देता है। तो कहा यह जा रहा है कि डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, जो एक प्राइवेट फंड होगा, और इस फंड से डेवलपमेंट किया जाएगा। किसका? अमेरिका का, इजराइल का, रशिया का, चाइना का, सऊदी अरब का? नहीं होगा तो ईरान का ही ना। यह फंड बनेगा, फंड बन गया होगा, क्योंकि $150 बिलियन अभी दिए गए हैं, ये बता रहे हैं, और ये फंड पूरा का पूरा खर्चा होगा ईरान के अंदर। और नाम भी आपने क्या दिया है? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो इमारतें आपने तोड़ी हैं उन इमारतों को दोबारा से बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी की इमारत, बाकी सारी जो इमारतें आपने तोड़ी हैं उनको दोबारा से बनाने के लिए, नंबर 1। जिन लोगों को मारा है उनको मुआवजा देने के लिए, नंबर 2। और नंबर 3 डेवलपमेंट, मतलब नई चीजें जिनकी ईरान को जरूरत है, कहीं पुल की जरूरत है, कहीं फैक्ट्री की जरूरत है, कहीं किसी चीज की जरूरत है, मतलब हथियार के अलावा हर जगह खर्च कर सकता है इसको ईरान। ईरान के डेवलपमेंट में इसको खर्च किया जाएगा। तो अगर ये मुआवजा नहीं है तो क्या है? आप अल्फाज बदल दीजिए, आप लैंग्वेज बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही वाला मामला है कि दफ्तरों में जब घूस देने कोई जाता है तो ये थोड़े कहता है कि हम घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। आदमी कहता है अरे बच्चों की मिठाई के लिए लेके आए हैं। लेकिन बच्चों की मिठाई के लिए लेके आए हैं ये कहने से रिश्वत तनख्वाह में तो नहीं बदल जाती है ना। रिश्वत तो रिश्वत रहती है। तो आप चाहे उसको जो भी नाम दें, आप चाहे इसको रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड कहें, लेकिन ईरान ने $400 बिलियन की डिमांड की थी, डिमांड बढ़ा के की गई थी, और $300 बिलियन अगर आपने दिया है तो ये आपकी सीधी हार है। एक और बात सही साबित हुई है। मैं लगातार ये बात कह रहा था कि जो मुआवजा दिया जाएगा, वो मुआवजा, उसका जो बिल है वो अरब मुल्कों पे फटेगा। और ये $300 बिलियन भी जो ईरान को दिया जा रहा है वो अमेरिका नहीं देगा, वो देंगे अरब मुल्क। इस $300 बिलियन के अलावा जो ईरान के फ्रोजन एसेट हैं वो एसेट भी रिलीज किए जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पहले तो कह ही रहा था। अब अल अरबिया ने बहुत डिटेल में छाप दिया है समझौते का मसौदा। 14 पॉइंट का मसौदा अल अरबिया ने छाप दिया है, और इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फ्रोजन एसेट वाली बात मैंने बताई, दूसरा जो बात लगातार ईरान कह रहा था और जिसको हम सही मानकर दोहरा रहे थे, वो पहली ही चीज है इसमें कि जंग जो खत्म होगी वो सारे मोर्चों पर खत्म होगी। और दूसरी बात कि जो समझौता हुआ है, एक तरफ अमेरिका एंड एलाइज हैं, यानी अमेरिका और उसके साथ के जो मुल्क हैं, यानी अमेरिका, इजराइल, यूएई और बहरीन, जो इस हमले में शामिल थे। कम से कम अमेरिका, इजराइल तो सीधे शामिल थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए इजराइल अपने आप इसमें शामिल है, चाहे नेतन्याहू जो भी बयान देता रहे। यह समझौता नेतन्याहू के ऊपर भी कर दिया है अमेरिका ने। और दूसरी तरफ ईरान एंड इट्स एलाइज की बात है, यानी ईरान की बात है, हिजबुल्लाह की बात है, हूथी की बात है, और साथ में हमास की बात है, और इराक वगैरह में जो छोटे छोटे ईरान के रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं उनकी भी बात है। और सारे मोर्चों पर लड़ाई बंद होने की बात है कि हर हाल में लेबनान के मोर्चे पर लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। इसीलिए अराक्ची साहब का बयान आता है, पेजेश्कियान साहब का बयान आता है कि लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं वो इस डील को खराब करने के लिए हो रहे हैं। इस डील में लेबनान शामिल है, यानी ईरान ने जो उसके ऊपर लगातार ये सवाल उठते थे कि आपने रेजिस्टेंस के सारे दोस्त तो बना लिए हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब उनको मारा जाता है, जब उनके मुल्कों पर हमला होता है तो आप शामिल नहीं होते हैं। इस सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जब डील की है तो सबको एक साथ लिया है। इसका मतलब इसके किसी भी रेजिस्टेंस पार्टनर पर, चाहे हमास पे हमला हो, चाहे लेबनान पे हमला हो, चाहे हूथी पे हमला हो, चाहे कातिब हिजबुल्लाह पे हमला हो, जिस पे भी हमला होगा उसको ईरान पर हमला माना जाएगा। वो इस समझौते का तोड़ा जाना माना जाएगा और ईरान को पूरा हक मिलेगा कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस समझौते को जब पॉइंट दर पॉइंट देखते जाते हैं तो आपको पता ये चलता है कि ये पूरी तरह से ईरान के जीत का समझौता है। अब आप देखिए, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनका एक बयान आता है कि मैंने 14 पॉइंट्स वाला ये मसौदा देखा है और ये काफी अच्छा है, इसकी वजह से ईरान कभी एटॉमिक हथियार नहीं बना पाएगा। अब ये बड़ा मजेदार है, एक ही बात सब दोहरा रहे हैं। नेतन्याहू भी अपने यहां यही कह रहा है, ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना पाएगा, और जब तक इजराइल है तब तक
ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना पाएगा। यह भी बता देना चाहिए कि आखिर इजराइल है कब तक। जो हालात हैं, मैंने कल के वीडियो में बहुत डिटेल बात की थी कि यही हालात बने रहे तो इजराइल के वजूद की दिक्कत आ सकती है। अमेरिका भी यही कह रहा है, जेडी वांस भी यही कह रहे हैं, ट्रंप भी यही कह रहे हैं। यानी उनको जीत के नाम पर एक ही चीज मिली है कि ईरान अब एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। अब सवाल यह है कि ईरान एटॉमिक बम बना कब रहा था? ईरान के अंदर तो आयतुल्लाह खामनेई का फतवा था कि एटॉमिक बम नहीं बनेगा, वरना 40 सालों में एटॉमिक बम बना लेना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। और वो भी तब जब नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया से उसकी दोस्ती रही है। और रशिया से एक रूट कम से कम ऐसा है जिस पर ना अमेरिका रोक सकता है, ना कोई और रोक सकता है। बड़े आराम से एनरिच यूरेनियम आ सकता था। और जैसे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने अपने टाइम में सारे प्रेशर के बावजूद एटॉमिक बम बना लिया, ईरान बना सकता था। अगर ईरान ने नहीं बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसके रहबरे आजम थे आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने कहा था कि नहीं, एटॉमिक बम जो है वो एंटी इस्लामिक है, हम ऐसा कोई बम नहीं बनाएंगे जिससे एक साथ इतने लोगों को मारा जा सकता है। ये प्रॉब्लम ईरान की थी। ईरान अपनी वजह से एटॉमिक बम नहीं बना रहा था, आपकी वजह से एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। यह आपकी खाम ख्याली है और इसको जीत की तरह दिखाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। एक और चीज है जिसको सारे लोग जीत की तरह दिखा रहे हैं और कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। अब मैं ये दोहराऊंगा नहीं कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुली हुई थी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ईरान के नेताओं का कमेंट पढ़िए और समझ में आता है कि क्यों ट्रंप ने कभी कहा था कि ईरान को डिप्लोमेसी में कभी नहीं हराया जा सका। उनका कहना है कि टॉल तो हम वसूल ही नहीं रहे थे, हम टॉल का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस फीस हम वसूलेंगे। यह वही है कि रिश्वत तो हम लेते ही नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मिठाई ले लेते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हम टॉल नहीं वसूलेंगे। ठीक है, आपके इंटरनेशनल रूल कहते हैं कि टॉल नहीं वसूल सकते, तो हम टॉल नहीं वसूलेंगे। लेकिन भाई वो हमारा इलाका है, पानी हमारा है। हमने आपकी ये बात तो मानी नहीं कि पानी इंटरनेशनल है, पानी हमारा है। और वहां से जहाजें जाती हैं तो हमारी सिक्योरिटी के लिए दिक्कत होती है। बहुत क्लोज है, 21 मील का है, हमारी बाउंड्री से बिल्कुल लग के जाती हैं, तो हमारे लिए दिक्कतें होती हैं। फिर उनको बहुत सारी हमें सुविधाएं देनी पड़ती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मदद करना पड़ता है। इन सब में हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो हम मेंटेनेंस कास्ट लेंगे और ये मेंटेनेंस कास्ट हम तय करेंगे कितना होगा, और ओमान और ईरान मिलकर लेंगे। यानी टॉल नहीं वसूलेंगे, मेंटेनेंस कास्ट वसूलेंगे। यानी अब तक जो मुफ्त में आप वहां से गुजर रहे थे वो नहीं गुजर पाएंगे। आपको ईरान और ओमान को पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप उसको टॉल कहिए, चाहे आप उसको सुविधा शुल्क कहिए, चाहे आप उसको मेंटेनेंस कहिए, जो आपको कहना हो कहिए। तो होर्मुज के मामले में भी एक तरफ तो ईरान ने यह प्रूव कर दिया कि किसी भी हालत में कोई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलवा सकता अगर ईरान ने बंद कर दिया। और दूसरी तरफ यह कह दिया कि ठीक है, हम टॉल नहीं लेंगे, जहाजें आराम से जाएं, हम कोई गोलाबारी उनके ऊपर नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेंटेनेंस फीस लेंगे। और यकीन जानिए, यह सुनकर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है और जो गवर्नमेंट सेक्टर का मैरीटाइम ट्रेड है, पूरा पानी में का ट्रेड जो होता है, जहाजों से जो ट्रेड होता है, वो चलाने वाले हैं, उनको बहुत सुकून और राहत मिली होगी। थोड़ा बहुत पैसा दे देना उनके लिए बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। समंदर से एक लोटा पानी निकाल कर दे देना है उनको, लेकिन इससे उनका रास्ता सेफ हो जाएगा। लेकिन वो समंदर का जो एक लोटा पानी है वो कहां जाएगा? वो मेंटेनेंस फीस कहां जाएगी? ईरान में आएगी। तो एक तरफ आप जोड़ते चले जाइएगा, एक एक करके जुड़वा रहा हूं मैं। एक तरफ $300 बिलियन आपने मुआवजे की तरह दिया, उसके बाद जो फ्रोजन एसेट है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है वो आप फ्री कर रहे हो, और तीसरा उसमें जोड़ लीजिए आप, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टॉल जो है वो नहीं वसूली जाएगी, टॉल की जगह मेंटेनेंस वसूला जाएगा। यानी उनसे भी लगातार इनकम होगी। 3 इनकम्स तो मैंने आपको जुड़वा दी, अब चौथी जोड़िए। जब जंग नहीं हुई थी तो ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शन लगाए गए थे। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा था, केवल सेलेक्टेड कंट्रीज उसका तेल खरीद रही थी, जिसमें चाइना और रशिया थी। रशिया के पास अपना ही तेल बहुत ज्यादा है, तो चाइना, लैटिन अमेरिकन कुछ कंट्रीज, इस तरह की कंट्रीज को ही वो तेल बेच पा रहा था, जो अमेरिकी सैंक्शन से बिना डरे तेल खरीद रही थी। अब कार्नी साहब का भी कहना है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और ट्रंप साहब का भी कहना है कि अब ईरान तेल बेच पाएगा, सैंक्शन हटा लिए जाएंगे फिलहाल तुरंत तेल बेचने से। अब ईरान का तेल जब दुनिया भर के मार्केट में जाएगा तो जो पैसा आएगा वो भी ईरान के पास जाएगा। ये इनकम बढ़ गई। साथ में 14 पॉइंट का वो मसौदा आप पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि 60 दिन तक जो बातचीत चलेगी उसके बीच में कुछ सेकेंडरी सैंक्शंस तो हटा ही लिए जाएंगे और बाद में सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे।
यानी ईरान सारी दुनिया से अपनी मनमर्जी की चीजें खरीद सकता है और अब उनको बेच सकता है। ये ईरान के लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा और सोर्स ऑफ इनकम होगा, आप सोच लीजिए। खास तौर पे तब जब उसने अमेरिका के ऐसे जहाजों को गिराया है जिनके बारे में कहा जाता था कि इन जहाजों को कोई गिरा ही नहीं सकता। F-32 और कौन से दुनिया भर के जहाज थे। और जिन ड्रोन से गिराया है वो खुद उसके यहां बने हैं। तो अपने यहां बने सस्ते ड्रोन से, $2,500 के ड्रोन से 35-40 मिलियन के जहाज उसने गिराए हैं। तो जरा सोचिए, सारी दुनिया की निगाहें ईरान पर होंगी कि यार इनसे ड्रोन खरीदते हैं, इनसे मिसाइलें खरीदते हैं। इनके ड्रोन्स और मिसाइल ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते थे इजराइल, उनकी हालत खराब कर दी है। अच्छा, इजराइल लगातार ये माहौल बनाता रहा है कि वो तो बड़ा एडवांस है, लेकिन इस जंग को देखिए। ईरान ने जो मिसाइलें मारी वो उसकी अपनी मिसाइलें थी। ईरान ने जो इंटरसेप्टर्स लगाए थे वो उसके अपने इंटरसेप्टर थे, चीन की मदद से बने थे, लेकिन बने वहीं थे। ईरान ने जो मिसाइलें बनाई, मैंने आपको बताया था, उसके खुद की बनाई हुई हैं। ईरान ने जो ड्रोन्स बनाए हैं वो खुद बनाए हैं। और उधर आप जरा इजराइल में देख लीजिए, आयरन डोम बराक ओबामा ने दिया था। उसके बाद जो इंटरसेप्टर्स आए हैं, थार्ड मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल, वो सब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। इसके अलावा जितने हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट वगैरह वगैरह हैं, वो जर्मनी, अमेरिका या फिर ब्रिटेन से खरीदे हुए हैं। खुद क्या बनाया है? खुद कौन सा हथियार बनाया है इजराइल ने जिस पर वो इतरा रहा था? तो एक तरफ इजराइल के पास दुनिया भर के एडवांस मुल्कों के खरीदे हुए हथियार थे, अमेरिका के पास तो अपने शानदार हथियार थे, और दूसरी तरफ ईरान में सब कुछ खुद बनाया गया था, वो भी तब जब 40 साल से उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कहीं से कुछ खरीदना और बेचना मुश्किल हो गया है। तो दुनिया के सामने ये बात तो गई होगी ना कि टेक्नोलॉजी में ईरान इन सब से काफी आगे है। तो अब ये टेक्नोलॉजिकल सामान खरीदने के लिए सबकी जीभ लपलपा रही होगी, और एक बार सैंक्शन हटेंगे तो दुनिया में ईरान न केवल तेल का बल्कि हथियारों का भी बड़ा सप्लायर बनेगा। अब इस 5वें पॉइंट को आप जोड़ लीजिए और फिर बताइए कि ईरान की जीत हुई है कि नहीं है। खासतौर पे अगर वो भक्त सुन रहे हो जो अभी भी सीना पीट रहे हैं, तो वो खुद जरा जोड़ घटा लें, कैलकुलेटर लें, दिमाग लगाएं। दिमाग तो उनके पास है नहीं, वो तो कहीं और गिरवी रख दिया है, लेकिन जितना भी थोड़ा बचा खुचा है उसको लगाकर कैलकुलेटर से जोड़ें और ज़रा मुझे बताएं कि इसमें इजराइल का क्या फ़ायदा हुआ है, ज़रा मुझे बताएं इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि इसमें ईरान का क्या फ़ायदा हुआ है। तो जब ईरान के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और बाकी ना अमेरिका ना इजराइल को चवन्नी नहीं मिली है, तो जीत किसकी हुई है? क्या इस पर भी कोई सवाल बाकी रह जाता है? आप बताइएगा कमेंट में। भक्त तो बेचारे सिर्फ सिर पीटेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।